नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार सिंह आज आपके सामने समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले जितने भी प्रतिभागी हैं उनकी सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय के बारे में आपको कुछ बताने के लिए। तो सबसे पहले मेरा ये मानना है, मेरा ये पूछना है कि आखिर आप लोग जो एक वैकल्पिक विषय चुनते हैं, आयोग इससे आपसे अपेक्षा करता है, उसकी क्या मंशा होती है कि कोई भी प्रतिभागी जो वैकल्पिक विषय लेते हैं, आयोग उनसे क्या जानना चाहता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वैकल्पिक विषय जो होता है उसमें दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं। एक होता है बोध और दूसरा होता है व्याख्या। तो बोध में और व्याख्या जो है ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और इसी के माध्यम से आपकी वैकल्पिक विषय पे क्या पकड़ है, वैकल्पिक विषय से आयोग आपसे क्या जानना चाहता है और कैसे आपका इसमें अधिक से अधिक मार्क्स आए, ये तय किया जाता है। तो चलिए हम लोग अब इसके ऊपर बात करते हैं कि जो हमारा वैकल्पिक विषय है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बोध, यानी कि समझना। तो इसको अगर हम लोग दो भागों में बांटे तो पहले भाग में हम लोग इस चीज पे आते हैं कि आखिर आयोग जो है हमसे इसमें किस चीज की अपेक्षा करता है। तो बोध, सबसे पहला चीज, आप आयोग के जो पाठ्यक्रम है उनमें आपकी समझ क्या है, अर्थात आप किसी भी बिंदु को कैसे समझते हैं। जैसे कि अब हम एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, समाजशास्त्र की उत्पत्ति, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में आपकी क्या समझ है। तो सबसे पहला चीज है कि आपको उस सब्जेक्ट में अपनी समझ होनी चाहिए। किस चीज की समझ होनी चाहिए? तो पाठ्यक्रम की समझ होनी चाहिए और उसके बाद पाठ्यक्रम के जो अंतर्गत शीर्षक है उसमें आपकी समझ होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में आपको मुख्य बिंदुओं पर या जो सिलेबस है उसके ऊपर आपकी समझ, सबसे पहला स्टेज यही है। अगर आप किसी भी शीर्षक को समझ नहीं पाते हैं, उसके अंतर्गत जो बिंदु है उसको समझ नहीं पाते हैं, तो फिर आप उस सब्जेक्ट में, उस वैकल्पिक विषय में आपका प्रदर्शन परीक्षा भवन में अच्छा नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एक सेक्शन जो कि आपको खुद तैयार करना है वो है बोध, विषय वस्तु की बोध, उसमें आपका पाठ्यक्रम और शीर्षक। और दूसरा ये आपको करना है, ये आपके तैयारी का भाग है। ये जो चीजें मैंने आपको बताई ये आपकी तैयारी का भाग है कि आपको जो है वो क्या आपको अपने तैयारी के क्रम में करना है, यानी कि आपको पढ़ना कैसे है। दूसरे भाग में जब हम लोग आते हैं तो दूसरे भाग में यहां पे ये है व्याख्या, यानी कि आप जो पढ़ रहे हैं उसके लिए आपकी जो है वो व्याख्या जो है वो कैसी होनी चाहिए। तो यहां पे हम लोग व्याख्या में बात करेंगे समझाना, यानी कि अब जो है जो सेकेंड पोर्शन है, जो कि आपका अप्लाइड पोर्शन है, जो कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको करना है, इस चीज के तैयार करने के बाद आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है, तो उस विषय की वस्तु की जो शीर्षक है उसकी व्याख्या करना है। व्याख्या किसकी करनी है? तो सबसे पहले प्रश्न की प्रकृति, प्रश्न की प्रकृति, जब आप प्रश्न को देखेंगे तो आपको प्रश्न की प्रकृति के बारे में पता चलेगा कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। और जब आप प्रश्न की प्रकृति को समझ लेते हैं तो उसके अनुरूप आपको उत्तर देना है। तो ये वैकल्पिक विषय का है बोध और व्याख्या, यानी कि सबसे पहले तो उस विषय शीर्षक को समझना है, उस पूरे पाठ्यक्रम को समझना है, और दूसरा फिर उसके बाद उसकी व्याख्या करनी है। बहुत से प्रतिभागियों के मन में यह होता है कि हम बहुत अच्छा करके आते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन हमारा जो है वो मार्क्स अधिक नहीं आता है, हमारा मार्क्स एवरेज आता है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रेटजी है उसमें कमी है। तो इस पे हमें दो स्तर पर काम करना होता है। सबसे पहले तो आपको हर विषय का जो शीर्षक होता है, हर टॉपिक का, पाठ्यक्रम का, उसमें आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट, आप सामान्य रूप से क्या जानते हैं उसके बारे में, ये आपको बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद आपको जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हैं,
उसको समझ करके उसके अनुरूप आपको लिखना है। तो ये सबसे पहले था कि वैकल्पिक विषय का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको इस वीडियो इस समय समझाया। अब चलिए मैं दूसरी बातें आपको बताना चाहता हूं कि समाज शास्त्र में बिहार लोक सेवा आयोग का क्या मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने प्रश्न आते हैं, कितने उत्तर लिखने होते हैं और कितने शब्दों में लिखने होते हैं। तो देखिए, समाज शास्त्र की जो नई सिलेबस आई है, जो नया पैटर्न आया है, उसके हिसाब से अब समाज शास्त्र में सिर्फ एक ही प्रश्न होता है, प्रश्न पत्र होता है, और वो प्रश्न पत्र आपका 2 भागों में बटा रहता है, खंड क और खंड ख। खंड क में कुल 6 प्रश्न दिए हुए रहते हैं, जिनमें से आपको अपनी स्वेच्छा से 3 के उत्तर देने होते हैं, और एक क्वेश्चन जो है वो 50 अंक का होता है, यानी कि एक सेक्शन आपका 150 नंबर को कवर करता है। ठीक उसी तरह आपका खंड ख जो है उसमें भी कुल प्रश्न 6 है, उसमें भी आपको 3 उत्तर देने हैं और इसका भी कुल अंक 150 होता है। पुराने पैटर्न में ये खंड 1, खंड क और ख जो है ये पत्र 1 और पत्र 2 के रूप में आया करते थे, लेकिन अब इसको कंसाइज कर करके इसको जो है वो एक में कर दिया गया है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, लोगों के मन में, आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि सर अगर 50 नंबर का एक क्वेश्चन है और 3 घंटे में हमें 6 क्वेश्चन लिखने हैं, तो हमारे प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कितने शब्दों में होगा। ये बहुत ही जटिल प्रश्न रहा है और प्रारंभ से ही ये जटिल प्रश्न रहा है कि आखिर प्रश्नों का जो उत्तर है उसकी शब्द सीमा क्या हो। बहुत से लोग कहते हैं कि इसको 1000 वर्ड में लिखना है, बहुत से लोग समझते हैं कि ये यूजी और पीजी का एग्जाम है कि बस कॉपी मिला उसको भरते जाना। नहीं, आपको यहाँ पर गुणवत्ता दिखानी है, आपको यहाँ पे उसकी क्या कहते हैं आकार नहीं दिखाना है। तो अगर प्रश्नों की बात की जाए तो सिंपल रूप में, सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि एक प्रश्न का उत्तर जो है आपको 500 शब्दों से 600 शब्दों में, 500 से 600 यानी कि 500 550 अगर शब्द रहते हैं तो आपका उत्तर सफिशिएंट है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में एक क्वेश्चंस के लिए लगभग 30 मिनट का समय मिलता है। अगर वो अटेंडेंस वगैरह को बीच में छोड़ दिया जाए तो 30 मिनट में आपको एक प्रश्न लिखना होता है। तो 500 से 600 शब्द सीमा जो है वो काफ़ी है, बट इसमें ध्यान ये देना है आपको कि जो शब्द लिखा जा रहा है वो प्रश्नों की प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए। उत्तर कभी भी लिखें तो प्रश्न से उसकी, प्रश्न की प्रकृति से उसकी नज़दीकी बनी रहे। आपको प्रश्न की प्रकृति से बाहर नहीं जाना है। अगर आप उसमें ज़्यादा ओवर ये करते हैं तो आपका समय बर्बाद होगा और यकीन मानिए आपका सारा मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगा। प्रश्न की प्रकृति के अनुरूप आपको ये लिखना है। तो अगर आप 500 से 600 शब्द लिखते हैं तो पूरे 6 प्रश्न आप बहुत ही अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। अब आगे मैं आप पे ये चर्चा करना चाह रहा हूं कि अभी जो ट्रेंड बदला है, जो प्रवृत्ति बदली है बिहार लोक सेवा आयोग की किसी भी वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्र में, तो आपने ये देखा होगा कि ये बिल्कुल एक एब्सोल्यूट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछती है। एक क्वेश्चंस को वो 1 या 2 भागों में अलग अलग बांटती है। तो वैसी स्थिति में जो प्रश्न की प्रकृति होगी उससे उसको पढ़ के आपको ये समझना होगा कि जो प्रश्न के 2 भाग है तो क्या दोनों को इक्वल रखना है या फिर उसमें कुछ परसेंटेज रखना है, जैसे पहला 20% रखना है या दूसरा 80% रखना है, पहला 40 रखना है, दूसरा 60। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो अगर 2 क्वेश्चन भी अगर उसमें पूछा जा रहा है तो भी आपको 500 से 600 की शब्द सीमा में ही उसका उत्तर लिखना होगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूं इसके पाठ्यक्रम के बारे में कि समाज शास्त्र का जो पाठ्यक्रम है वो क्या है। तो देखिए, पहले मैं आपको बता चुका हूं कि समाज शास्त्र का जो पूरा पाठ्यक्रम है वो खंड क और खंड दोनों में विभाजित है। दोनों से 6 कुल 6 इसमें खंड क में से और 6 खंड ख में से आते हैं। तो 12 में अगर आप 6 प्रश्नों के ही आपको उत्तर देने हैं। अब आगे ये बात आती है कि सर आखिर वो कौन सा इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारा,
क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक बता देना चाह रहा हूँ कि नए पैटर्न के अनुसार अब जो है वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो गए हैं, न कि कोई प्रश्न। पहले 59वीं से 56वीं से 59वीं तक में ऐसा होता था कि लोग क्वेश्चंस को गेस कर देते थे, ये क्वेश्चन आ जाएगा, बट अब वैसा नहीं रहा है। अब अगर आप प्रश्नों का विश्लेषण करें तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिससे कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक परीक्षा में वो प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए अब मैं सबसे पहले ये बताता हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं उसमें, और कौन से एब्सोल्यूट सेक्शन 1 के हैं खंड क के, और कौन से खंड ख के हैं। और इसमें कुछ शीर्षक ऐसे भी हैं जो कि दोनों में समान रूप से उपयोगी है, खंड क में भी और खंड ख में भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका खंड क में जो हमारा ये आता है वो है सामान्य समाजशास्त्र। खंड क की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें कि आपको 150 यानी 50 गुने 3 यानी कि 150 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस और कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए आप सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें ये है, पहला सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। एक्चुअली में ये एक छोटा सा लाइन है, लेकिन जब आप इसके पूरे पाठ्यक्रम को देखेंगे इस शीर्षक के अंतर्गत, तो इसमें आपको समाजशास्त्र की उत्पत्ति, उसकी विषय वस्तु, उसके विषय क्षेत्र, समाजशास्त्र के अन्य विषयों के साथ संबंध, और वह सामाजिक शोध और अनुसंधान प्रविधि और मैकाइवर जैसे एक दो थिंकर भी हैं। तो ये पहला जो सेक्शन है ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ही, इसमें से प्रश्न आते हैं। प्रश्न अब जो है वो एब्सोल्यूट एक न होकर के 2 भागों में आते हैं। दूसरा है आपका समाजशास्त्र के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक, यानी कि जो थिंकर है, सोशियोलॉजिस्ट जो है, सामाजिक विचारक जो है, ये इनका इसमें जो योगदान रहा है, कार्ल मार्क्स है, मैक्स वेबर है, डर्कहाइम है, डॉयनडर्फ है, कोजर है, पार्सन्स है, इसका ये है। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी की मैं बात करता हूं, तीसरा है सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संगठन। इसमें आपको समाज शास्त्र से जुड़े हुए जो मूलभूत संरचना है, व्यक्तित्व है, परिवार है, समाज है, समूह है, इनका इसमें आपको पढ़ना, ये भी काफी बड़ा ये है। चौथा आपका आता है सामाजिक स्त्रीकरण और गतिशीलता, जिसमें आप सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ेंगे, जाति और वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक गतिशीलता पढ़ेंगे, क्षैतिज गतिशीलता और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता। पांचवा है आपका परिवार, विवाह और नातेदारी। तो परिवार, विवाह, नातेदारी यहां जो आपको पढ़नी है वो आपको जनरल कॉन्सेप्ट में पढ़ना है। भारत के संदर्भ में इसको नहीं पढ़ना है। जो यूनिवर्सल जो है, परिवार का डिफिनेशन क्या है, विवाह का डिफिनेशन क्या और नातेदारी क्या होता है, तो ये आपको सैद्धांतिक रूप से पढ़ना है पूरे विश्व के संदर्भ में। छठा है आपको औपचारिक संगठन, जिसमें आप मुख्य रूप से राजनीतिक व्यवस्था जो है पूरे विश्व में, उसके बारे में पढ़ना होता है। तो ये पोर्शन विवाह, परिवार और नातेदारी, औपचारिक संगठन, ये दोनों आपको पेपर 2 में भी पढ़ने हैं। अंतर बस इतना है, सेक्शन खंड ख में पढ़ना है। अंतर इतना है कि ये आपको जो है वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और इसमें जो है आपको ये भी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, लेकिन सेकेंड पेपर में इसको आपको भारतीय संदर्भ में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ना है। फिर आर्थिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली भी आपका बिल्कुल वही है, क्या आर्थिक व्यवस्था रही थी, बाजार विनिमय व्यवस्था थी, और किस तरह के आर्थिक व्यवस्था जनजातीय समाजों में थे और आधुनिक समाजों में। तो ये भी आपका कॉमन हो जाता है भारतीय संदर्भ में और वैश्विक संदर्भ में। फिर आपका राजनीतिक प्रणाली, इसको भी हम लोग कह सकते हैं राजनीतिक दल क्या है, दबाव समूह क्या है, स्वैच्छिक संगठन क्या है, राजनीतिक सहभागिता, ये सारी चीजें इसमें आती है। तो ये भी आपको भारतीय संदर्भ में और उसमें भी पढ़ना है। और फिर आपका शैक्षणिक प्रणाली है, इसको भी हम लोग वैश्विक कॉन्सेप्ट में, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। धर्म भी वही है और सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विकास भी है। देखने से आपको लग रहा होगा कि सर ये जो है वो काफ़ी लंबा है, बट वैसा नहीं है। इसमें से ये जो मैं डबल टिक कर रहा हूं, ये आपको ऐसे समझिए कि
दोनों सेक्शंस में ये कॉमन है, थोड़ा सा बेसिक्स। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पेपर खंड क में जो है वो वैश्विक परिवेश में ही पूछे, वो भारतीय संदर्भ में भी इसको पूछ सकता है। तो ये आपके सारे टॉपिक आपके जो है वो कॉमन हो जाते हैं खंड ख के लिए। और पहला जो मैंने आपको 4 बताया, ये आपको बेसिक्स जो है वो पूछे ही जाएंगे, और इसमें भी ये है कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, लेकिन वो क्या कहा जाता है कि वो भारतीय संदर्भ में नहीं होगा, वो कॉमन होगा। तो इस प्रकार हम लोग देखें तो सेक्शन खंड क में 1, 2 और 3 एक ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय संदर्भ में नहीं पूछा जाता है, वो एब्सोल्यूट पूछा जाता है। बाकी इसमें जो चीज़ें हैं वो कॉमन है। और फिर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं खंड ख की, जो कि पहले पेपर 2 हुआ करता था, जो कि अब खंड ख हो गया है। इसमें भारतीय समाज है, यानी कि इसमें आपको भारतीय समाज की जो विशेषताएं हैं वो पढ़नी होती है। तो सबसे पहला चीज इसमें यह है कि भारतीय समाज, तो इसमें आपको मुख्य रूप से वर्णाश्रम व्यवस्था, जाति व्यवस्था और हिंदू धर्म से संबंधित कुछ तथ्यों का अध्ययन इसमें करना होता है। ठीक है। सेकंड में सामाजिक स्तरीकरण, तो मैंने आपको जो बोला कि जो सेक्शन 1 में जो आपका सामाजिक स्तरीकरण पढ़ना है वो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। यहां जब आप पढ़ेंगे तो वो आपका भारतीय जाति व्यवस्था की वर्ग के साथ तुलना, भारतीय वर्ग की विशेषता, जातीय विशेषता, ये सारी चीजें आपको भारतीय संदर्भ में पढ़ने होंगे। इसमें आपका जो है वो तुलनात्मक अध्ययन होता है कि भारतीय जाति व्यवस्था और पश्चिमी यूरोप में, पश्चिमी देशों में जो वर्ग व्यवस्था है उसके बीच में क्या समानता और असमानता है। तीसरा आपका परिवार, विवाह और संगोत्रता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि वो आपको वैश्विक परिप्रेक्ष्य में पढ़ना और ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में। और इसके बाद जो है जो चीजें हैं, आर्थिक प्रणाली हो गया, राजनीतिक व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, धर्म है, हाँ इसमें एक आपका जो मुख्य आ जाता है वो आ जाता है आपका, वो है जनजाति समाज। तो ये जो आप जनजाति समाज पढ़ेंगे, तो ये जनजाति समाज जो है वो आपका मुख्य रूप से भारतीय जनजातियों के बारे में है। भारतीय जनजाति की परिभाषा, भारतीय जनजातियों की भौगोलिक क्षेत्र, उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याएं, उनके लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम, ये सारे उसमें आ जाएंगे। ये जो आपको पढ़ना है ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में सामुदायिक विकास, तो ये आपको रूरल सोशियोलॉजी यानी कि ग्रामीण समाज शास्त्र में प्रबल जाति, प्रभु जाति, ग्रामीण समाज में शक्ति का नेतृत्व, पंचायती राज व्यवस्था, ये सारी चीज़ें इसमें समाहित होती हैं। 10 में जो है वो आपको पढ़ना है शहरी सामाजिक संगठन, जिसको हम लोग नगरीय समाज शास्त्र कहते हैं। नगरीकरण का परिवार पर, विवाह पर, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। मुख्य रूप से कुछ ही विषय हैं जिनका अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या गतिकी जो आप पढ़ेंगे, तो इसमें आपको पढ़ना है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, जनसंख्या कानून जो बना है वो क्या कारण है, जनसंख्या नीति जो है वर्ष 2000 की उसके बारे में पढ़ना है। और 12वां जो है आपका वो है सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण, जो कि पहले पेपर से मिलता जुलता है। तो पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि देखिए, देखने में निसंदेह यह बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है, लेकिन इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छी रणनीति है और अगर आप बीपीएससी के ट्रेंड के अनुसार प्रिपरेशन करते हैं, प्रश्नों की प्रकृति को समझ के आप उसके उत्तर लिखते हैं, तो इसमें से पूरे के पूरे जो सेक्शंस है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। कुछ ऐसे सेक्शंस है जिससे आयोग हमेशा प्रश्न करती है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि उन चीज़ों को आपको मिस नहीं करना है। तो मैं शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूं कि कौन से सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न ये होगा कि सर इतना बड़ा सिलेबस है, तो आखिर हम इसमें से किन किन टॉपिक्स को कवर करें जिससे कि हमारा स्कोरिंग बेहतर हो। तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि जो खंड क में जो प्रश्न 1 से लेके 6 तक आएंगे, तो 1 से लेके 6 तक जो प्रश्न आएंगे
तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि 1 से 6 के बीच में जो प्रश्न आएंगे, तो लिखना तो आपको सिर्फ 3 ही है। तो एक प्रश्न ये उठता है कि भाई जब 3 लिखना है तो किन किन सेक्शंस का हमें चुनाव करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सेक्शन खंड क में 1, 2, 3 और 4 These are most important topics in section A। खंड क का ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है और यकीन मानिए अगर आपने इन चारों को विशुद्ध रूप से पेपर 1 के लिए पढ़ लिया तो इसमें से 3 प्रश्न आप अच्छे ढंग से लिख पाएंगे। और ये याद रखिएगा कि जो एग्जामिनर होंगे वो यही देखेंगे कि ये सारी समाजशास्त्र की मूलभूत सिद्धांत है। अगर इसके बिना आप नंबर 4, 5, 6 अगर लिख लेते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे, अंक नहीं मिलेंगे, लेकिन वो आपके स्कोरिंग में उतने लाभदायक साबित नहीं होंगे। तो आपको ये ध्यान देना कि कभी भी आप अगर लिखते हैं तो ये 3 क्वेश्चन तो आपको एनी हाउ लिखने ही हैं, यानी कि 4 यूनिट को आप कवर करें बहुत बेहतर ढंग से। 3 प्रश्न आपके निश्चित रूप से इसमें आ जाएंगे, जो कि ना कि बल्कि आपको अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे, बल्कि बाकी के क्वेश्चंस के लिए भी जो आपके एग्जामिनर हैं, जो परीक्षक हैं, उनके दिमाग में आपके लिए एक बेहतर कॉन्सेप्ट बनेगा कि भाई जो एस्पायरेंट है उनकी इस विषय पे पकड़ है। तो ये 4 यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अलग आपको नहीं जाना है। अब रही बात आगे की, तो आगे में बाकी तो मैंने आपको बोला कि यहां से 4 से लेके जो आपका 11 तक है, ठीक है। तो 4 से जो 11 है, तो 4 से 11 तक में ये पेपर 1 और 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि अगर आप एक बार तैयारी करते हैं तो पेपर 1 में भी ये सॉल्व कर सकते हैं और पेपर 2 में भी सॉल्व कर सकते हैं। और अब जब बात करते हैं हम लोग सेकंड खंड ख की, तो खंड ख में आपका ये जो है, ये जो पोर्शन है, इसको आप ये कर सकते हैं। अब परिवार विवाह संगोष्ठता में आपको जो सामाजिक विधान है, परिवार से संबंधित कानून है, विवाह से संबंधित कानून है, उसके बारे में आपको करना है। और बाकी जो हाँ, एक जनजाति का भी है, जो योजना वगैरह जो है इनका, या जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके बारे में। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि पूरे ओवरऑल का अगर आप 50% भी सिलेबस तैयार कर लेते हैं, 50% भी जो टॉपिक्स है उसको आप कवर कर लेते हैं, और क्वेश्चंस प्रश्नों की प्रकृति के अनुरूप अगर आप उत्तर दे देते हैं, तो निसंदेह इसमें 180 प्लस आना कोई बड़ी बात नहीं है। 180 प्लस आना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कोई भी वैकल्पिक विषय अपने आप में बुरी नहीं होती है। फर्क ये पड़ता है, अंतर इस चीज़ का होता है आपने उसको किस ढंग से तैयार किया, आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, रणनीति थी, और आपने क्या वहाँ पे तैयार किया। 3 घंटे हैं सभी प्रश्नों के लिए, 30 मिनट समय है, सभी वैकल्पिक विषय को 3 घंटा मिला, तो कहीं भी कोई भी विभेद नहीं किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे ध्यान बस इसी चीज़ का देना है कि हमें इनको बेहतर तैयार करना है। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें, तो हम लोग अगर ये देखते हैं तो मुख्य रूप से ये समझना होता है कि हाउ टू प्रिपेयर, तैयारी कैसे करना है। प्रश्न जो आते हैं उनका फॉर्मेट, आंसर का प्रारूप कैसे तैयार होता है, कौन कौन सी चीज़ें हमें एग्जामिनेशन में लिखनी है, किन किन चीज़ों से दूरी बनानी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इस चीज़ को आप याद रखें, क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना। तो यहाँ पे हम लोग अगले क्लास में इसी चीज़ के बारे में समझेंगे कि अगर कोई प्रश्न आता है तो अगले वीडियो में, अगले क्लास में मैं ये लेके आऊँगा कि जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न की प्रकृति को कैसे समझा जा सकता है, प्रश्नों को तोड़ना क्या है, क्योंकि प्रश्न में ही आपका उत्तर छिपा होता है। अगर आप प्रश्न की प्रकृति को समझ लेते हैं,
कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, उसके अनुसार शॉर्ट 2 से 3 मिनट का एक फॉर्मेट तैयार होता है, उसके अनुरूप आप लिखते हैं तो एक प्रश्न जो आपका 50 नंबर में है तो 35 प्लस आ सकते हैं उसमें। तो 60 to 70% इसमें बहुत ही आसानी से लाया जा सकता है। अब एक बहुतों के मन में ये भी कि सर हिंदी मीडियम होता है, इंग्लिश मीडियम होता है, ये दिमाग का भ्रम है, फितूर है। क्योंकि जो फॉर्मेट तैयार होगा वो हिंदी और इंग्लिश में भी सेम रहेगा। तो आपके पास एक सही रणनीति होनी चाहिए अपने प्रश्नों की प्रकृति को समझ के उसके अनुरूप उत्तर देने के लिए। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझते हैं, हिंदी में समझे इंग्लिश में समझे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ होती है। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको कमांड करना है। दूसरी चीज प्रश्नों की प्रकृति को समझना है, शब्द सीमा का पालन करना है और प्रश्न क्या पूछ रहा है उसको समझना है और उसका जो उत्तर लिखने की जो प्रकृति है, उत्तर लिखने का जो प्रारूप है वो तैयार करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको पूर्व प्रश्न पत्र जो कि 66वीं 65वीं 64वीं है, तो कुछ प्रश्न पत्रों के प्रश्न की प्रकृति के अनुरूप उनका सॉल्यूशन कैसे किया जाए, उसका हल कैसे किया जाए, उसका उत्तर कैसे दिया जाए, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और मुझे पूरी आशा है कि जो भी प्रतिभागी, चाहे वो 67वीं बीपीएससी के लिए जिन्होंने समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय के रूप में रखा है या जिन्होंने सीडीपीओ के लिए रखा है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभकारी होगा। और आगे जो मेरे आने वाले क्लासेज हैं उनमें मैं आपको और विस्तार से प्रश्न की प्रकृति, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा, ताकि जो भी प्रतिभागी जिनको डर लगता है, क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग ये कहते हैं कि समाज शास्त्र का इस शहर में, मतलब पटना में, कोई अच्छा फैकल्टी नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जिनकी विषय पे पकड़ होगी वो, और जिन्होंने मेहनत किया है, जो हर चीज़ को समझते हैं, वही आपको बताएंगे। नहीं, जिनके पास खुद नॉलेज है, जिनके पास जो रहेगा वो आपको वही देंगे। अब किन्होंने क्या मेहनत किया ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा अनुभव है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरे अनुभव का पूरा लाभ आने वाले परीक्षा में मिलेगा और आप इसी विषय को लेकर के इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी सेवा है, चाहे वो प्रशासनिक सेवा हो, पुलिस सेवा हो, वाणिज्यिक कर सेवा हो, उसमें आपका चयन हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।